जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है गुणोत्तर श्रेणी। हिंदी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज हम सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे कि इसमें मतलब इसका बेसिक क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है और क्या होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सबसे बड़ा हमारा सवाल। तो जब भी हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसके बेसिक के ऊपर बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। क्या आपको पता है कि जीपी क्या होती है? इसको हिंदी और एक्रोनिम फॉर्म जो होती है इसकी, उसको बोलते हैं हम इसमें जीपी। ठीक है, इसमें हम क्या बोलते हैं, इसको जीपी बोलते हैं। जीपी मतलब जी मतलब ज्योमेट्रिक, पी मतलब प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, इसको मतलब एक्रोनिम फॉर्म में यानी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है जीपी। अब देखिए, आपने एपी के बारे में पढ़ा होगा, है ना। एपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है जैसे 2 4 6 8 10 12, है ना, ऐसे 14 16। ये एक सीक्वेंस क्या है, एपी है। एपी की खासियत क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की यानी समांतर श्रेणी की, कि अगर मैं 4 में से 2 को माइनस करूं तो बच्चे ऑलवेज आंसर जो है वह सेम आएगा। जैसे 6 में से 4 को माइनस करूंगा तो 2 आ रहा है, देखो इन दोनों को माइनस करा तो 2 आया, इन दोनों को माइनस करा तो भी 2 आया, इन दोनों को माइनस करा तो भी 2 आया, इन दोनों को माइनस करा तो भी 2 आया, इन दोनों को माइनस करा फिर 2 आया, इन दोनों को माइनस करा फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया। यानी ये जो एक प्रोग्रेशन है, अगर आप इसको मैं समझ पाऊं तो इसमें हर बार जो है वो डिफरेंस सेम आ रहा है। देखो, माइनस करके माइनस करके माइनस करके बार बार जब भी माइनस करते हैं तो उसको बोलते हैं हम डिफरेंस कर रहे हैं, हम सक्सेसिव डिफरेंस निकाल रहे हैं, यानी बार बार डिफरेंस निकालते जा रहे हैं, है ना। तो अगर हम क्या करें, सक्सेसिव वर्ड तो यूज नहीं करना चाहिए यहाँ पे, बार बार हम डिफरेंस निकाल रहे हैं और डिफरेंस सेम आता जा रहा है टर्म्स का, तो ऐसी प्रोग्रेशन होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है सर? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह ही होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी यूज होती है। तो होता क्या है, अगर जैसे मैंने दो ऐसे लिख दिया, 2 4 8 16 32, है ना, ऐसे लिख दिया मैंने और बहुत सारे लिख दिए, इसमें मान लेते हैं 1024 तक। ठीक है, तो ये प्रोग्रेशन जो है वो एक तरह की जीपी है। अब आप बोलेंगे सर कैसे पता लगता है कि जीपी है? देखो, इसमें डिफरेंस सेम नहीं होता। जैसे मैं 4 में से 2 को माइनस करूंगा 2 आएगा, 8 में से 4 को माइनस करूंगा तो 4 आ रहा है ना। तो डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे डिफरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो क्या होता है सर? तो इसमें क्या होता है, अगर मैं पीछे वाली टर्म को आगे वाली टर्म से सपोज करो मैं डिवाइड करता हूँ, जैसे 4 को सपोज करो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो आंसर कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर 2, है ना। 8 को 4 से डिवाइड करो, 8 को 4 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर 2 आ रहा है। ओके, 16 को 8 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आ रहा है बच्चे? 2 आ रहा है। ठीक है, 32 को 16 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आ रहा है बच्चे? 2 आ रहा है। यानी अगर आप इस पे ध्यान से देख पाओ, जब मैं पीछे वाली टर्म को आगे वाली टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ, पीछे वाली टर्म को आगे वाली टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ, पीछे वाली टर्म को आगे वाली टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ, पीछे वाली को आगे वाली से डिवाइड कर रहा हूँ, ये 4 को 2 से, 8 को 4 से, 16 को 8 से, 32 को 16 से, तो ऑलवेज आंसर सेम ही आ रहा है ना। आप देख पा रहे हैं ऑलवेज आंसर जो आ रहा है वो 2 ही आ रहा है भाई साहब, आंसर चेंज नहीं हो रहा। तो कभी भी किसी भी प्रोग्रेशन में अगर हम क्या करते हैं, सक्सीडिंग टर्म यानी आगे वाली टर्म को प्रिसीडिंग टर्म यानी पीछे वाली, उसके पीछे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं। सक्सीडिंग टर्म को अगर हम प्रिसीडिंग टर्म से डिवाइड करें, जो तो जब डिवाइड करने पे जो रेशो आएगा, अगर वो रेशो ऑलवेज सेम है, एक जैसा है, तो ऐसी जो श्रेणी होती है उसको हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक खासियत है, खासियत यह है कि इसका रेशो ऑलवेज सेम रहता है ना। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम रहता है, वैसे इसमें रेशो सेम रहता है। तो अगर मैंने जैसे बोला 3 9 81 27, सॉरी 3 9 27 27 81 243, है ना, और 729, ऐसे कर करके सपोज करो मैं बहुत आगे तक लेके जा रहा हूँ। तो क्या ये जीपी है या नहीं है, तो वो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। जैसे 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ रहा है, 27 को 9 से डिवाइड करो 3 आ रहा है, 81 को 27 से डिवाइड करो, 27 3 81 होता है ना। फिर 243 को अगर मैं 81 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना आएगा? तो 3 आएगा। तो कहने का मतलब ये आंसर तो चेंज नहीं हो रहा सर, आंसर चेंज नहीं हो रहा, इन दोनों को भी डिवाइड करूंगा सेम ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन प्रोग्रेशन है वो क्या है, एक तरह की जीपी है। बात समझ में आ गई? तो जीपी होने के लिए क्या नेसेसिटी है बताओ जरा। इंपेरेटिव कंडीशन इज द डिफरेंस शुड बी सेम, है ना, द डिफरेंस शुड बी सेम। डिफरेंस ऑफ व्हाट? डिफरेंस ऑफ सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग टर्म शुड बी सेम। ठीक है, याद रखिएगा कभी भी हम मान लेते हैं किसी भी जीपी की, जैसे एपी की पहली टर्म होती थी वैसे ही जीपी की भी पहली टर्म होती होगी, इसका भी नाम लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं जीपी की फर्स्ट टर्म अगर आपको लिखनी हो तो इसको हम जनरली ए वन लिखते हैं या ए लिखते हैं।
ऐसी अगर मान लेते हैं सेकंड टर्म लिखनी है तो उसको जनरली हम क्या करते हैं, A2 लिख देते हैं या तो AR लिख देते हैं। अब सर ये R क्या है? R ये जो दिख रहा है ना 2 2 2, ये वाला 2, ये R होता है। R को हम बोलते हैं बच्चे कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो का मीनिंग क्या होता है कि ऐसा रेशियो है ना जो आप हर टर्म को जब आप डिवाइड कर रहे हो तो सेम ही आ रहा है, तो उस रेशियो को हम R से डिनोट करते हैं। जब भी हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है जब उसका रेशियो सेम आए सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग टर्म का। उस रेशियो को हम R से डिनोट करते हैं बच्चे, और यही R जो होता है इसी को बोलते हैं हम क्या? कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कॉमन रेशियो क्या होता है? ठीक है। अब कभी भी अगर आपको ये R लगा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म से कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करा गया है। जैसे AR लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है मल्टीप्लाई है ये दोनों के दोनों। तो अगर मैं जैसे थर्ड टर्म निकालूंगा बच्चे इसकी, तो थर्ड टर्म जो होगी वो होगी A3 इज इक्वल टू AR की पावर 2। ठीक है। अगर मेरे को फोर्थ टर्म निकालनी होगी तो फोर्थ टर्म क्या होगी? तो ये होगी बच्चे A4 इज इक्वल टू AR रेज टू पावर कितना? 3। सपोज करो मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है ना? तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या होगा? AR रेज टू पावर कितना? बिल्कुल सही, 4 होगा। सिक्स्थ निकालनी है मेरे को, तो क्या होगी बच्चे? AR रेज टू पावर कितना? 5 होगा। तो क्या आप ऐसा कभी कुछ देख पा रहे हो कि जब भी मैं टर्म लिख रहा हूं तो इसमें एक रिलेशनशिप फॉलो हो रही है? जैसे मैंने फर्स्ट टर्म लिखी थी तो वो A थी, सेकेंड टर्म मैंने लिखी है तो वो AR है, थर्ड टर्म मैंने लिखी है तो वो AR स्क्वायर है, फोर्थ मैंने लिखी है तो AR की पावर कितनी है बच्चे? 3 है, फिफ्थ मैंने लिखी है तो AR की पावर 4 है, सिक्स्थ मैंने लिखी है तो AR की पावर 5 है। इसका मतलब यह है कि जितनी ये टर्म है उससे एक कम पावर यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर मैं ऐसे करते 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 कोई मान लेते मैं 19वीं टर्म निकालता हूँ, 19वीं टर्म में अगर मैं निकालता हूँ तो AR की पावर 18 होना चाहिए उसका आंसर, है ना? एक पावर कम हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? इसी तरीके से अगर मैं मान लेते हैं कोई लास्ट टर्म यानी nth टर्म इसकी निकालता हूँ, nth टर्म अगर मैं इसकी निकालता हूँ तो ये होती है बच्चे AR की पावर एक कम n-1। ठीक है। ये जो है ना, ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला। किसका? nth टर्म का फॉर्मूला। तो कभी भी किसी भी जीपी में आपको nth टर्म निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चे, मैं मेरे पास में जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? आप समझ पाएंगे कि मैंने कहाँ लिखा है। उसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू AR रेज टू पावर n-1। an इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? AR रेज टू पावर n-1। अब अगर आप इसको समझ पाए हैं कि मैंने कैसे लिखा है, तो मैं सबका सब डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से बोर्ड से, क्योंकि मेरे पास में जगह भर चुकी है ना? और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, अगर आपको नहीं लेना तो वैसे कुछ खास लिखा नहीं है। मैं अभी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हमने एक लिखा है कि अगर आपको कोई भी जीपी दे रखी हो तो उसकी फर्स्ट टर्म को हम A1 बोलते हैं, सेकंड को A2 बोलते हैं, थर्ड को A3 बोलते हैं, और ऐसे करते 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 हम जितनी मर्जी उतनी टर्म्स लिख सकते हैं यहाँ पे AN तक, है ना? और अगर मान लेते हैं मेरे को nth टर्म लिखनी हो तो AN इज इक्वल टू होता है AR रेज टू पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं। जो AN है वो क्या है एक्चुअल में? AN है nth या लास्ट टर्म। ठीक है, दोनों में से कुछ भी nth या लास्ट टर्म हो सकती है ये, ठीक है ना? उसके बाद में n जो होता है, n को बोलते हैं हम नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी एक जीपी में कितनी टर्म्स हमने यूज करी है उसको ही बोला जाता है n। a क्या होता है? a होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और r क्या होता है सर जी? r होता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। ठीक है। इन चारों में जो रिलेशनशिप होती है वो होती है an इज इक्वल टू AR रेज टू पावर n-1। एक चीज याद रखिएगा, जैसे R आप निकाल रहे हो तो R का बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है AN अपॉन AN-1, है ना? एंड n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये बेसिक है ना? तो मतलब क्या है कि अगर n है तो n से एक कम ये होगा, उससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। n जो है वो 2 या 2 से बड़ा नंबर हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 2 से छोटा नहीं हो सकता, 2 भी हो सकता है, 2 से छोटा नहीं हो सकता। सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो जीरोथ टर्म तो होती नहीं ना, है ना? तो फर्स्ट टर्म से हम स्टार्ट करेंगे। n शुड बी अ नेचुरल नंबर, है ना? तो n शुड बी अ नेचुरल नंबर, द नंबर ऑफ टर्म्स शुड आल्सो बी नेचुरल नंबर्स, है ना? तो याद रखिएगा नंबर ऑफ टर्म 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है? तो A0 लिखना यहाँ पे कंपैटिव नहीं है उस समय ना, थोड़ा सा। तो बात समझ में आ रही है? अब देखिए, जैसे जीपी में मतलब जैसे एपी में सारी टर्म्स का सम होता है, वैसे ही जीपी में भी होता है ना? तो यहाँ पे जीपी ना दो तरह की होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक होती है बच्चे फाइनाइट जीपी, फाइनाइट, फाइनाइट और काउंटेबल भी बोल सकते हैं हम इसको। काउंटेबल भी है, फाइनाइट है तो काउंटेबल ही है ही। ठीक है, फाइनाइट जीपी।
ठीक है। दूसरी होती है इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी। कभी भी अगर आपको फाइनाइट जीपी का सम निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, सम निकालना है, सम मतलब ऐड करके कितना आएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई ए आर रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। और दूसरा भी एक और भी फॉर्मूला होता है इसका एक और फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू ए वन माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर। अब देखो ये बच्चे दोनों फॉर्मूले वैसे ना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या होता है, एक कंडीशन है, याद रखिएगा, आर तो वन हो नहीं सकता, वन हो गया तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बना लेगा। तो आर जो होगा वो इसमें जीरो वन से बड़ा होना चाहिए, अगर वन से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वन से छोटा है आर तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, वन से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो इन दोनों में से एक फॉर्मूला आपका यूज होता है। क्लियर। अब ऐसा है क्या सर, अगर हमने इसकी जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया तो हमारे आंसर गलत हो सकता है क्या? बहुत रेयर कंडीशन होती है कि गलत होता है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि वो कॉमन निकाल के हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हाँ कुछ केसेस में क्या होता है कि हमारा आंसर गलत भी हो जाता है जब वो स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आप दोनों ही फॉर्मूले लर्न करिएगा, इतना कोई बड़ा मतलब आपको लर्न करने की कुछ जरूरत नहीं है। आर वन से बड़ा होगा तो आर पहले आ गया, वन से छोटा है तो वन के पीछे आ जाएगा, बस इतना से याद करना है। इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो आपको याद रखना है, वो तीन तरीके से काम करता है। एक तो इन्फिनिटी होता है, एक माइनस इन्फिनिटी होता है, एक होता है ए अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। इन्फिनिटी कब होगा, जब आर जो है वो मान लेते हैं वन से बड़ा है, वन से बड़ा है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। आर अगर जो है मॉड आर जो है वो लेस देन वन है, इसका मतलब ऐसा समझ लो कि आर जो है माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है। तो क्या होता है, ये ए अपॉन वन माइनस आर होता है, ए फर्स्ट टर्म होती है, आर कॉमन रेशियो होता है। अगर आर जो है वो लेस देन वन है तो माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। ऐसा समझो कि आर जो है अगर वन से बड़ा है तो इसका मतलब 2 4 8 13 ऐसे, इसमें 32 16 सॉरी 16 32 है ना, ऐसे कोई जीपी मैंने बना दी। तो अगर मैंने जीपी बनाई है तो इसमें इसको डिवाइड करेंगे, दो आ रहा है रेशो ना, रेशो दो आ रहा है। तो रेशो अगर मैं इसको दो देखूं तो ये जीपी एक इंक्रीजिंग जीपी है। अगर मैं इसको इंक्रीज करता रहूं करता रहूं करता रहूं तो ये कन्वर्ज होगी, ये वाला सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज होगा, इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देख पाऊं तो इसकी वैल्यू अगर मेरे को सम निकालना पड़ा, सम निकालना पड़ा तो क्या इन्फिनिटी आएगा इसका सम, है ना। इसका नीचे वाले का कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा, इसका क्या ए अपॉन वन माइनस आर आएगा, ठीक है, जब आर जो है वन और माइनस वन के बीच में रहता है। बात समझ में आ गई। तो पहले तो ये बेसिक कुछ फॉर्मुलाज हैं जो आपको आने चाहिए, क्लास 11th के फॉर्मुलाज हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, आपको जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ये बताया जाए कि सीक्वेंस क्या है, एपी है, जीपी है, एचपी है, आप खुद ही उसको ना खुद ही आप वेरीफाई करेंगे, अपने आप ही समझेंगे कि वो क्या है। जैसे आपसे बोल रखा है विच टर्म ऑफ द सीरीज वन बाई फोर माइनस वन बाई टू वन इज माइनस वन ट्वेंटी एट। एक सीरीज दे रखी है, इसकी कौन सी टर्म माइनस वन ट्वेंटी एट होगी। पहले तो हम चेक करेंगे क्या ये सीरीज एपी है, क्या ये जीपी है ना। तो देखो एपी तो नहीं है ये, जीपी चेक कर लेते हैं। जीपी कैसे चेक करते हैं, आपको क्या करना होता है, इसको इससे डिवाइड करना है, माइनस वन बाई टू को वन बाई फोर से डिवाइड करना है। तो देखो दो आ रहा है, इस दो को ऊपर पहुंचा दो, माइनस का दो आ गया। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, वन अपॉन माइनस वन अपॉन टू, तो इसका भी आंसर माइनस टू आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों आंसर ही सेम आ रहे हैं, इसका मतलब रेशियो तो सेम है। तो गिवन सीक्वेंस इज अ जीपी, ये एक सीक्वेंस कैसा है, जीपी है। अगर ये जीपी है तो इसमें फर्स्ट टर्म वन बाय फोर है, कॉमन रेशियो कितना है, माइनस का टू है। अब आपसे पूछा है कि इसकी कौन सी टर्म माइनस का 128 होगी, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है आपसे, एन की वैल्यू, है ना, एन नहीं पता आपको। और आपको ये दे रखा है कि इसकी कोई टर्म है, यानी लास्ट टर्म है ये, या nth टर्म है, ठीक है ये माइनस का 128 है। तो हमको ये सोचना है कि इन चारों को रखने वाला कोई फॉर्मूला होता है कि कोई ऐसा फॉर्मूला है कि जो ये चारों में रिलेशन दे दे। तो आपको पता है ए एन इज इक्वल टू होता है ए आर एस टू पावर एन माइनस वन, बस ये फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। वन माइनस का 128 इज इक्वल टू ए वन बाई फोर आर, आर की वैल्यू है माइनस टू की पावर एन माइनस वन। चार को इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो चार अठे 32 होते हैं, एक होता है 5 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस टू की पावर एन माइनस वन हो गया। सही करा है मैंने, चार अठे 32, चार दुनिया 8, 9 10 11, हाँ ठीक है, सही करा है हमने, ठीक है। अब हम इसको माइनस टू की पावर कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, 512 तो 9 होता है ना, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी 16 दुनी 32 दुनी 64 दुनी 128 दुनी 256 512, हाँ 512 ही होता है, ठीक है। तो
अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो 9 जो है, देखो ये इसके इक्वल आ रहा है, 9 इक्वल आ रहा है बच्चे n-1 की, बस n की वैल्यू निकाल लो, खत्म हो गया आंसर। 10th टर्म इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी इसका करेक्ट आंसर है। बी फॉर बहुत बढ़िया। समझ में आया आपको? हाँ, पक्का? बस इसी तरीके से आपको अच्छे से क्वेश्चन को करना है, बस आपको समझ में खुद ही आता रहेगा। जितने जितने क्वेश्चन करोगे उतना बढ़िया आपका सब चीजें चलेंगी, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? पक्का? चलो इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज, है ना? क्योंकि हम जीपी पे ही क्वेश्चन करा रहे हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन लगभग जीपी पे ही होंगे हमारे, कोई होगा एक आधा क्वेश्चन जो नहीं होगा, वरना तो सारे क्वेश्चन जीपी पर ही है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन किस पे होंगे हमारे, जीपी पर ही होंगे, तो ये बात याद रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। ठीक है, चलो तो हम इसको स्टार्ट करें। अब आपसे बोल रखा है व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीक्वेंस, है ना? तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, तो वो √3 दे रखी है। आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो, कॉमन रेशियो निकालना है, 1/√3 को √3 से डिवाइड करो, √3 इंटू √3 3 हो जाता है 1/। तो ये आर की वैल्यू आ गई। कौन सी टर्म होगी इसकी, व्हाट इज द सम, सम पूछा है इससे कि इसका सम क्या होगा। पहले ये बताओ, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट जीपी है, तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी है, इसमें एस एन निकालना है मुझे। मुझे ये बताओ 1/3 जो होता है वो -1 और 1 के बीच में आता है क्या, 1 के बीच में 1/3 आता है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ। तो कभी भी अगर r जो है, एक मिनट, कभी भी अगर r जो है वो -1 और 1 के बीच में आ रहा है तो Sn का फॉर्मूला होता है a/1 - r। Sn a की वैल्यू है √3/1 - r 1/3। तो 1 माइनस मतलब √3/1 - 1/3 2/3 होता है। इसको ऊपर पहुंचा लो तो ये हो गया 3√3/2। समझ में आ गया? इतना तो आता है ना आपको, 3 1 3 -2 -1 2/3 हो जाएगा, है ना? तो 3√3/2 ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो बी इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका AI बोल रखा है इन्होंने, इस पे क्या फर्क पड़ता है। चलो क्वेश्चन में बोल रखा है फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 2, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म्स इज। एक जीपी की पांचवी टर्म जो है वो 2 है, तो इसकी 9 टर्म्स का प्रोडक्ट कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करना है आपको। चलिए सबसे पहले गिवन क्या है, सबसे पहले ये देखिएगा, आप खुद भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए और मेरे से पहले सॉल्व कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, दिमाग में कर लीजिए, दिमाग में कर सकते हैं तो आप। किसी जीपी की पांचवी टर्म यानी AR की पावर 4 जो है वो दे रखा है 2। आपसे पूछा है कि स्टार्टिंग की 9 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, A1 A2 A3, ठीक है, इनटू, है ना, A4 इंटू A5, है ना, इंटू A6 A7 A8 A9, है ना? ऐसे भी समझ सकते हो इसको, लिखने को तो कैसे भी लिख सकते हैं हम, है ना? इसका आंसर पूछा है कि क्या होगा, तो इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, ऐसे लिख लो आप, है ना? ऐसे कैसे, I इज इक्वल टू 1 to 9, ठीक है, AI ऐसे लिख लो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर ध्यान से देखो कैसे करना है। A1 को A लिखो, A2 को लिख सकते हैं हम AR, इसको लिख सकते हैं हम AR², इसको लिख सकते हैं हम AR3, AR की पावर 4, AR की पावर 5, A6 को, A7 को AR की पावर 6, फिर इसको AR की पावर 7, इसको AR की पावर 8। तो टोटल मिला के AR है 9 और R आ रहा है 1 2 3 3 6 4, 10 10 15 15 6 21 और 7 28 28 और 8 36, है ना? R की पावर 36 आ रहा है, तो AR की पावर 4 की होल पावर 9 लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना? 9 एकम 9 9 चौक 36। अब इसको ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू मेरे पास में क्वेश्चन में गिवन है, तो 2 गिवन है इसकी वैल्यू, तो 2 की पावर 9 512 इसका आंसर हो गया। चलो खत्म। समझ में आया? हाँ, तो इतना आसान है इसको करना, ऐसा कोई टफ नहीं है, बस वो डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से करते हो भाई साहब, है ना? समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? पक्का? चलो अच्छी बात है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये बोला गया है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपीपी 5, द कॉमन रेशियो इज -5, तो बताओ इसकी कौन सी टर्म 3125 होगी। इजी क्वेश्चन है ना? तो सीधा सीधा बता रखा है, पहली टर्म जो है वो 5 है, कॉमन रेशियो माइनस का 5 है। आपसे पूछा है कौन सी टर्म जो होगी 3125 होगी। बना लोगे मेरे से पहले? बना लोगे तुम, है ना, मुझे पता है तुम्हारा। चलो, तो ए एन इज इक्वल टू होता है ए आर रेस्ट पावर n -1, तो 3125 ये हो गया, इज इक्वल टू A 5 इंटू 5
माइनस का है भाई साहब की पावर n माइनस 1, 5 इसको काट दो भाई साहब, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 625 होता है 5 की पावर 4। जिसको चाहूँ तो मैं -5 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ, तो -5 की पावर n माइनस 1 के इक्वल है। तो n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 4 के, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 5 आ गई। खत्म आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आज बी, सारे आंसर बी आ रहे हैं क्या? हाँ? सारे आंसर बी हैं। एक मिनट देखो जरा, मैं ये वाला भी बी था, ये भी बी था, अरे ये भी बी था, ये भी बी था। बी फॉर बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप ज्यादा चल गया आज की क्लास में, है ना। चलो, होप करते हैं इसका आंसर बी ना हो। एक और क्वेश्चन है, द सम टू इंफिनिटी ऑफ द प्रोग्रेशन। ये एक प्रोग्रेशन दे रखी है आपको, आपसे बोला गया है कि 9 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1/3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका इनफाइनाइट टर्म्स तक सम कितना होगा। भाई साहब ये पहले तो ये बात है कि इसका इन्फिनिटी में तो ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका एस एन इजिकल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, 9 आ रही है, और आर की वैल्यू निकालेंगे -3/9। कट करो इसको, 3 एकम 3, 3 दिया 9, माइनस का 1/3 आ रहा है। तो ए निकल गया, आर निकल गया। मुझे पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, इनफाइनाइट के लिए, ठीक है, इनफाइनाइट के लिए। तो 9 अपॉन 1 माइनस माइनस का 1/3, तो 9 अपॉन 2 बाई, नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, 1 प्लस हो जाएगा ना ये, तो 4/3 हो रहा है, 9 अपॉन 4/3। इसको ऊपर बचा लो, नौतिया होते हैं 27, तो 27/4 हो गया भाई साहब। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात समझ में? हाँ, इतना आसान है, बस इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। आपका भी यही निकला था, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, है ना। इसी तरीके से करते रहो, निकल जाएगा। इस वाले का आंसर बताना, 2013 में कोई अटेम्प्ट में आया है, ये कौन सा है, ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताओ जरा क्या होगा ये। आपसे पूछा इसका सम कितना आएगा, ठीक है। मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मेरे से पहले आंसर निकाल लेना। ए की वैल्यू 0.9 है, आर की वैल्यू बचे 0.09 डिवाइडेड बाय 0.9, तो पॉइंट हटाओ 10 लग गया, पॉइंट हटाओ 100 लग गया, है ना। कट कट 1/10 आ रहा है, यानी 0.1 हो गया ये, ठीक है। अब आपसे पूछा है सम बता दो, इनफाइनाइट जीपी है तो a अपॉन 1 माइनस आर होता है, तो 0.9 अपॉन 1 माइनस 0.1, तो 0.9 से 0.9 को कट करना है मेरे को, हर 1 आ गया इसका आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई, है ना, बढ़िया ना, मजा आ गया ना। बस ऐसे ही मजा मैं आपको सबको दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है किसी भी तरीके का? बहुत अच्छी बात है। चलो, डाउट नहीं रखना, ठीक है ना, किसी भी तरीके का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बाकी तो हो ही जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज का सम बता, नहीं, आपसे बोल रखा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द सीरीज। चलो स्टार्ट करो, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना इसका आंसर क्या आ रहा है। मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू कितनी है, -1/2 अपॉन 1, यानी माइनस का 1/2, ठीक है। आपसे इनफाइनाइट जीपी है या फाइनाइट है, ये पहले ये बताओ। जीपी कैसी भी हो, आपसे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम पूछा है आपसे, देखो ना, 8 टर्म का सम पूछा है आपसे, है ना, 8 टर्म्स, है ना। तो इसका मतलब आपसे पूछ रहे हैं S8 निकालो कितना होगा, ये बताओ। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, तो n की वैल्यू 8 हो गई। अब आपको ये पता होना चाहिए, कभी भी अगर r जो है, जैसे -1/2 आया, लेस देन 1 है, r जो है 1 से छोटा आया, तो Sn का फॉर्मूला होता है a 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, 8 रखूंगा मैं n के प्लेस पे, अभी तो नहीं रखता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा नहीं लिख देता हूँ। तो S8 हो गया a की वैल्यू है 1, 1 माइनस -1/2 रेज़ टू पावर n, यानी 8 अपॉन 1 माइनस -1/2। समझ में आया, पक्का? ठीक है, 1 को तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया बच्चे 1 की पावर 8 एक ही हो जाता है, 2 की पावर 8 होता है 32, 64, 128, 256 होता है ना, तो 1 माइनस 1/2 56 अपॉन 1 प्लस 1/2 होता है 3/2, ठीक है। तो भाई साहब ये हो रहा है 255, एलसीएम लेने के बाद बता रहा हूँ, 256 नीचे आ रहा है, अपॉन में 3 अपॉन में 2, इससे इसको काट दो 128, तो ये आ गया, इससे इसको काट दो 3 8 24, 3 5 15, 85 अपॉन 128 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो सी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, पक्का? बहुत अच्छी बात है। चलो करो, ठीक है, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, आपसे बोल रखा है एन की वैल्यू बताओ, इसमें जल्दी करना। आपसे पूछा है कि nth टर्म बताओ इस जीपी की क्या होगी, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। 5 -5/2 5/4 -5/8,
तो देखो a की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू बताओ कितनी होगी, -5/2 को किससे डिवाइड करूं मैं, किससे करूं, बिल्कुल सही, आगे वाली टर्म से। तो क्या आ गया, माइनस का 1/2 आ गया। समझ में आ रहा है ना आपको, मैं जो कर रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो माइनस का 1/2 आ गया। अब आपसे पूछा nth टर्म निकालनी है आप, नहीं nth टर्म नहीं, n की वैल्यू निकालनी है। nth टर्म आपको गिवन है कितनी है, 5/1024। तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। देखो ए एन इज इक्वल टू होता है क्या, ए आर रेज टू पावर n-1, ठीक है। बार बार फॉर्मूला लिखने का रीजन आपको याद हो जाए, ठीक है। अगर आपको याद हो गया तो फिर मेरा काम खत्म हो गया, मेरे को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, मेरी मेहनत कम हो जाएगी, है ना। तो मैं इसमें सारी वैल्यूज रख देता हूँ, ए की रख दी मैंने, आर की रख दी, होल रेज टू पावर n-1। 5 से 5 काट दिया एक बारी में, ये होता है 1024 2 की पावर 10, तो -1/2 की पावर 10 हो गया ये, इज इक्वल टू -1/2 की पावर n-1। तो बताओ n की वैल्यू कितनी, बहुत ही बढ़िया, 10 + 1 कितने होते हैं, 10 और 1। हाँ बिल्कुल सही, 11। 11 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छी मैथ्स है भाई तुम्हारी, 10 और 1 11 होते हैं, सही बताया तुमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इसको कैसे करोगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ 1 + sin x + sin स्क्वायर x अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4 + 2√3 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, π/3, 2π/3, π/6, π/3, π/3, 5π/6, 2π/3, 5 π/6, ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, बताओ भाई साहब क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। ट्राई करो, ये आप आंसर जितनी जल्दी निकालेंगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। मैं इसको बताता हूँ, इसमें देखो एक जीपी है इनफाइनाइट, तो ए की वैल्यू तो 1 हो गई। आर कितना है, आर है साइन एक्स। फॉर्मूला मेरे को पता है, फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू होता है a/1 - r, ठीक है, तो वो मैं कर लूंगा। एस एन की यानी सम कितना दे रखा है इसका, 4 + 2√3, बोला है ना क्वेश्चन में, 4 + 2√3 इसका सम। ए की वैल्यू ये है 1 - r, r की वैल्यू साइन एक्स है। इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो 1 - साइन एक्स जो आ रहा है बच्चे, वो आ रहा है 1/4 + 2√3, ठीक है। अभी ये जो आंसर है इससे नहीं निकल पाएगा एंगल, तो जब भी ऐसे नीचे रूट होता है ना, याद रखिएगा, अगर आपका आंसर नहीं मिल रहा, आपको नीचे रूट दिख रहा है, तो आप इस रूट को रिमूव कर सकते हो। रिमूव करने का तरीका होता है रैशनलाइज कर दो, और रैशनलाइज करने का बेसिक सा एक मेथड होता है कि आप जैसे यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो बस इसके ही अपोजिट साइन से ऊपर नीचे ना क्या करो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। होगा क्या, जैसे आप करोगे ना, तो यहाँ पे नीचे एक फॉर्मूला बनेगा a + b इंटू a - b का, ऐसा एक फॉर्मूला बनेगा a + b इंटू a - b। तो जैसे ये फॉर्मूला देखोगे आप, इसकी वैल्यू होती है a² - b², ठीक है। तो ये मतलब ये जो होगा ना, ये a² - b² में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं सपोज करूं यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसे होगा, 1 - sin x इज इक्वल टू 4 - 2√3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा ये। तो बच्चे 4 - 2√3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3√3 का स्क्वायर होता है 3, तो 4 × 12, 16 में से 12 गया तो 4 मिल गया, 4 - 2√3, ठीक है। ये हो गया 1 - sin x की वैल्यू। अब ध्यान से देखो, 4 - 2√3 अपॉन में 4 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 से इसको और इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ सर, 4 1 जा 4 होता है, तो 1 टाइम हो गया। तो बच्चे अब सेकंड वाला इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, तो ये √3/2 हो जाएगा, है ना। तो 1 - sin x इज इक्वल टू √3/2 आ रहा है, तो 1 की जगह पे तो 1 ही दिख रहा है, काट भी तो चाहो तो इसको। sin x की जगह पे कितना दिख रहा है, √3/2। √3/2 कितने डिग्री पे आता है, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/3। तो पहला आंसर तो π/3, π/3 कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर π/3 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, 3 जगह दिख रहा है। देखो π/6 तो आ ही नहीं सकता आंसर में, है ना, क्योंकि वो 30 डिग्री के मल्टीपल पे तो जाएगा, लेकिन ऑड मल्टीपल पे नहीं जाएगा ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी मैं इसको जस्टिफाई भी कर देता हूँ। जस्टिफाई ऐसे करता हूँ कि साइन एक्स पॉजिटिव √3/2 आया है, और पॉजिटिव होता है 4 क्वाड्रेंट में से फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो π/3 हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट को हम लिखते हैं π - तो π - π/3 हो जाएगा, विच इज 2π/3, ठीक है। सो वी कैन फाइंड द आंसर बाय यूजिंग दिस क्वाड्रेंट रूल, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से करना चाहते हो, समझ में आ गया। तो ये है पूरा का पूरा। आज हम इसमें थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं, बस ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ते हैं। आपको इतना समझ में आना चाहिए। अगर आपको इतना क्लैरिटी है तो हम क्या करेंगे, कल से इसकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर देंगे, कल से इसमें थोड़े से और क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा सब कुछ, है ना, कोई डाउट नहीं होगा आपका, क्लियर।
तो चलिए आज के लिए इतना ही करिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।